करेक्शन इस वजह से बोलते हैं चूंकि इसके लिए लाइट नहीं चाहिए। That's why this is also called the light independent reaction. बात स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं। हम जब भी उनसे पूछते हैं कि ये डार्क में होगा मतलब नाइट टाइम में होगा, तो उसकी यही आंसर है कि वो उम्मूमन यही बोलते हैं कि हाँ ये डार्क मतलब नाइट टाइम में होगा। ये ऐसा नहीं है, दोनों स्टेप सिमल्टेनियसली होंगे, लेकिन एक स्टेप के लिए लाइट चाहिए और दूसरे स्टेप के लिए लाइट नहीं चाहिए। सो फर्स्ट जो हमारे पास लाइट वाला रिएक्शन था, दैट इज कॉल्ड द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये तो बात हो गई इसकी कि लाइट पे डिपेंड है या लाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन इसको केल्विन साइकिल्स भी बोलते हैं चूंकि केल्विन साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सो दैट्स व्हाई दिस आल्सो कॉल्ड द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कॉल्ड द केल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है वो इसके लिए एक्चुअली एक प्रिपरेटरी फेज था, उसमें जो एटीपीज बन गए थे और इन एडीपीएच वो अब यहाँ पे इस्तेमाल होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी कैसे बनेंगे तो वो सब कुछ आपको इसी में डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पे चलो अब स्टार्ट लेते हैं इसकी कि स्टेप बाय स्टेप कैसा होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो कहां से आएंगे। सो हमारे पास इसी में जो एटीपीज है 18 ATPs and 12 NADPH। जो हमारे पास NADPH फॉर्म in light reaction। Now I use here। अब ATP का काम क्या है? ATP perform the function of phosphorylation। It perform the function of phosphorylation of molecule। अभी किसकी फास्फोराइलेशन करेगा तो उस मॉलिक्यूल का नाम है PGA। PGA को फास्फोराइलाइज करेगा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं डिटेल में। और इन ADPH उसका काम क्या होगा? यहाँ पे उसका काम है रिडक्शन। इट रिड्यूस द मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल कौन से हैं? सो हमारे पास यहाँ पे है 1,3-BPGA। सो ये इसको रिड्यूस करेगा किसमें? एल्डिहाइड में। ये हम अब डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो एक्चुअली ये इसका मेन थीम था। हमारे पास जो 18 ATPs बन गए हैं और 12 NADPH लाइट रिएक्शन में वो अब यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। एटीपी का काम होगा फास्फोराइलेशन, मतलब वो फास्फेट देगा, वहां पे जो मॉलिक्यूल है उसको एनर्जाइज करेगा तो उसमें एनर्जी चली जाएगी और उसी एनर्जी से एक्चुअली बाद में फिर क्या बन जाएगा? ग्लूकोज फॉर्म में आ जाएगा, स्टोरिंग फॉर्म में आ जाएगा। इन एडीपीएच का काम भी हाईली एनर्जेटिक है। सो जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा तो इनसे एनर्जी निकल जाएगी और वो एनर्जी वही मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाएंगे एंड देन दे फॉर्म द ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स लेटर ऑन इन द स्टेप। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट के स्टेप्स कौन से होंगे, कितनी स्टेप्स में ये डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा। सो डार्क रिएक्शन के लिए हमारे पास जो स्टेप्स है वो है 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा डार्क रिएक्शन। इसी डार्क रिएक्शन में हमारे पास होंगे स्टेप्स, वो है 3। पहला वाला कार्बन फिक्सेशन। कार्बन
फिक्सेशन। सेकंड हमारे पास है रिडक्शन। थर्ड होगा रीजनरेशन प्रोसेस। तो मैं यहां पे इसको लिखता हूं कि ये अब यहां से कहां तक होगा, स्टार्ट कहां से होगा और एंड अप किस पे है। हमारे पास यहां पे ये स्टार्ट होगा RuBP, राइबोलोज बेस फास्फेट, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा एंड इट विल फॉर्म 3PGA, द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बनेगा 3 कार्बन का। तो हमारे पास कार्बन फिक्सेशन एंड अप होगा इसी पे। फिर रिडक्शन है, रिडक्शन स्टेप में मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, लेकिन कौन रिड्यूस होगा, वो हमारे पास स्टार्ट होता है 1,3-BPGA। तो ये बना देगा 3PGAL, ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहां पे इसकी रिडक्शन हो गई। NADPH, तो ये चेंज हो जाएगा NADP प्लस में और हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास होगा रीजनरेशन प्रोसेस ऑफ RuBP। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था उसी पे आएगा। तो रीजनरेशन प्रोसेस ये स्टार्ट होगा 3PGAL से और एंड अप होगा RuBP पे। हमारे पास कार्बन फिक्सेशन पहला वाला स्टेप, इसके बाद रिडक्शन, उसी के बाद रीजनरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने इसका वो सर्कल, वो जो कंप्लीट साइकिल है वो बनाया है, अब इसी में शो करवाते हैं आपको। हमारे पास फर्स्ट स्टार्ट होती है किससे, RuBP, राइबोलोज बेस फास्फेट से। किससे स्टार्ट होगी, राइबोलोज बेस फास्फेट से। इसमें 5 कार्बन है, एज द नेम इंडिकेट राइबोज। तो राइबोज हमारे पास है 5 कार्बन शुगर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म की शुगर होते हैं, अल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। अब जिसके साथ लोज आता है सो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी द कीटोन शुगर। अब यहाँ पे देखिए राइबोलोज, राइबोलोज, सो दिस इज द कीटोनिक शुगर। राइबोलोज बेस फास्फेट 2 फास्फेट है, एक कार्बन नंबर फर्स्ट पे है और एक कार्बन नंबर 5th पे है। सो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड राइबोलोज बेस फास्फेट। अब इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो वो हमारे पास, अब देखिए 5 कार्बन है, सो ये 5 कार्बन और एक कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, सो दीज बिकम 6 कार्बन। सो 1 कार्बन एंड 5 कार्बन इट बिकम 6 कार्बन। लेकिन 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारे पास होगा अनस्टेबल, मतलब वो जल्दी डिग्रेड होके एक स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। सो हमारे पास एक ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल से, जो 6 कार्बन अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इनसे हमारे पास 2 स्टेबल मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इस वजह से बास टाइम एमसीक्यूज आता है, 2 किस्म के इस पे आते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से पहला वाला मॉलिक्यूल क्या बनेगा। सो पहला वाला मॉलिक्यूल 6 कार्बन का बनेगा, लेकिन वो अनस्टेबल होगा। एक दफा ऐसा एमसीक्यूज भी आया था, ठीक है। सेकंड टाइम तो स्टूडेंट ने ज्यादा जो इन्होंने मेमोराइज किया था, उन्होंने एक्चुअली PGA को फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट इसको टिक किया था, लेकिन ये गलत था। वजह इसकी ये है कि यहाँ पे 6 कार्बन वाला वर्ड ये फर्स्ट तो बना है, लेकिन ये अनस्टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है, जो एमसीक्यूज आया था वो ये वाला था, और जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा था वो एक्चुअली जो बुक में दिया था वो ये वाला था, लेकिन उसमें ये लिखा है कि द फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म, तो उसमें वर्ड स्टेबल लिखा है। तो स्टेबल में सबसे पहले ये बनेगा, और अगर वैसे जनरल बात आ जाए तो पहले सबसे पहले कौन सा बनेगा, दैट विल बी द 6 मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे और एक एमसीक्यूज ये भी आया था कि हमारे पास कार्बन जिस
मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस करता है वो कितने कार्बन का होता है कार्बन फिक्सेशन स्टेप में। सो वो कितने कार्बन का होगा, 5 कार्बन का होगा। एक एमसीक्यूज ऐसा भी आया था कि हमारे पास जब कार्बन रिएक्शंस करता है किस में, केल्विन साइकिल में पहले मॉलिक्यूल के साथ, तो वो क्या है बाय नेचर, एसिड है, अल्कोहल है, शुगर है, ठीक है, साल्ट है, क्या है। अब ये भी आ सकता है कि अब वो कौन सा शुगर है, अल्डोज है, कीटोज है। तो ये एमसीक्यूज आया था, तो वो एक्चुअली इसमें क्या था, दैट इज द कीटोज शुगर। इसमें अब आप देखिए और बेस को लिखा, दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। यू नो एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास नेचर में सबसे ज्यादा प्रोटीन क्या है, दैट इज द रोबेस्को। रोबेस्को क्यों है, because every green plant perform the function of photosynthesis and there will be a direct reaction, that is the Calvin cycle, and in that step the Robesco will be used. If we examine a lawn, just a small lawn, so they have billions and billions of grasses, plants. So you understand that what it's mean, all the billions and billions of these grasses use the Robesco for the process of photosynthesis. That's why the most abundant protein in nature is Robesco. Robesco is the enzyme of this Calvin cycle. तो अब इनसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया अनस्टेबल। अब हर अनस्टेबल से 2 स्टेबल बनेंगे। सो आप देखिए ये 6 कार्बन है। अब यहाँ पे जब हम इनसे 2 बनाते हैं तो एवरी मॉलिक्यूल हैव 3 कार्बन, सो 3pGa एंड 3pGa, मतलब 3 कार्बन का कितने बन गए, मैंने यहाँ पे शो किए हैं 2। कितने बन गए इसके, 1 2, सो 2 शो किए हैं। एक और बात अब आपको यहाँ पे क्लियर करवा लूं, मैंने यहाँ पे इसका बैलेंस इक्वेशन लिखा है। अब आते हैं एक्चुअल प्रोसेस पे। ब्रैकेट के बाहर जितनी भी टर्म लिखे हैं, फिगर लिखे हैं, वो सब इट विल डिनोट द मॉलिक्यूल नंबर, इट विल डिनोट द मॉलिक्यूल नंबर। और ऐसे जिसके साथ ब्रैकेट्स नहीं है, बाहर ऐसे 3pGa, तो इसका मतलब है द फॉस्फेट at which carbon is attached। अब यहाँ पे देखिए 3pGa, सो यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, इसका मतलब 3-फॉस्फो का मतलब है यहाँ पे फॉस्फेट 3 कार्बन के साथ अटैच है, सो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड 3pGa। तो बताने का मकसद ये था कि बाहर जितनी भी फिगर लेके हैं वो सब क्या होंगे, इट विल डिनोट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल इसी की भी होंगे, क्योंकि एक RuBp के लिए 1 कार्बन एक अनस्टेबल बना है, तो 3 के लिए 3 कार्बन एक साथ, सो इस वजह से इसका ब्रैकेट भी बाहर लिखा है 3 कार्बन, जो सॉरी यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन अनस्टेबल के बन गए हैं। अब एक अनस्टेबल से 2 बनते हैं, तो वो मैंने 2 लिखे हैं। अब इनसे 3 से, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे 9 6 इसके बन गए। अब इसका स्टेप स्टार्ट होगा कि 3pGa से अब बन जाएगा 13bpGa। मैंने पहले भी कहा ये नंबर जो इसी के साथ लगा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ क्या कौन से कार्बन के साथ टच है, यहाँ पे कौन से कार्बन के साथ है, 3 कार्बन के साथ है। अगर हम यहाँ पे शॉर्टली लिख दे ऐसे 1 2 3, ठीक है। सो पहला वाला टच था किसके साथ, सो दिस इज 3pGa, ये वाला हो। अब जब इसी के साथ नेक्स्ट इसकी फास्फोराइलेशन होगी, सो ATPs, तो एक ATP एक के लिए, तो चूंकि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 6 मॉलिक्यूल हैं, इस वजह से यहाँ पे इस्तेमाल होंगी 6 ATPs। सो इनसे बन जाएगा 1,3 बाया फास्फोग्लाइसरेट या बिस फास्फोग्लाइसरेट। तो इसके लिए आप फिर ये वाला भी लिख सकते हैं ऐसे, फिर ये 2 हो जाएगा, ये BPGA के लिए होगा। पहला वाला बन गया था किसके लिए, PGA के लिए 3 कार्बन के साथ, अब 2 है, सो एक 1 पोजीशन पे है, एक 3 पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 13bpGa। अब यहाँ पे आप देखिए टोटल काउंट्स, ठीक है, 6 ATP 6 ADP। अब यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन फिक्सेशन वाला स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं ऐसे दिखाता हूँ,
सो ये वाला हमारे पास कौन सा हुआ? दिस इज कार्बन फिक्सेशन। ये कार्बन फिक्सेशन हुआ यहां से यहां तक। अब इसी के बाद जो ये स्टेप स्टार्ट होगा बीपीजे से 13 बीपीजे अप टू पीजीएएल, ये हमारे पास कौन सा हुआ? नाउ दिस इज द रिडक्शन स्टेप। सो 1 बीपीजे, अब इसकी क्या होगी? NADP खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इनसे एक से एक निकलेगा, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास इसके कितने हैं? 6 है, इस वजह से 6 NADP इस्तेमाल होंगे इसी प्रोसेस में। सो इनसे बन जाएगा अल्डिहाइड। सो दैट इज द 3PGAL। यहाँ पे 3PGAL तक हमारे पास यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ? दैट विल बी द रिडक्शन। इसी प्रोसेस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी 6H2O, क्योंकि एक ही रिएक्शन में एक H2O और टोटल मॉलिक्यूल 6 है, दैट्स व्हाई देयर विल बी प्रोड्यूस 6H2O as we have the equation of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो बैलेंस इक्वेशन जो हमने पहले लाइट फ्रैक्शन में भी किया है, इनसे बन जाएगा यहां पे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस 6H2O6 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? ऑक्सीजन की भी बनेंगे। ये मैंने आपको इनिशियली कहा है, इस स्टेप्स पर अब यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब केल्विन साइकिल में क्या इस्तेमाल होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगा और इसके प्रोडक्ट्स हमारे पास ये आ जाएंगे, ग्लूकोज एंड वाटर। ये दो आपको लाइफ सेक्शन में पढ़ाए थे कि वाटर और ऑक्सीजन ये इस्तेमाल होगा किसमें? लाइट रिएक्शन में। तो ये यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि आप देखिए इक्वेशन में एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास कितने वाटर आए हैं? 6 आए हैं। तो वो कौन से स्टेप्स पे पैदा होंगे? जब 13 BPGA से 3PGAL बनता है, उसी स्टेप पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने ये मेमोराइज करना है कि इस स्टेप पे हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल द वाटर मॉलिक्यूल इसी पे बन जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखिए, सो हमारे पास 6 3PGAL बन गए, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास होगा 6 मॉलिक्यूल है किसकी? 3PGAL के। मैंने यहाँ पे 6 दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी 5 को नेक्स्ट फेज में दाखिल किया है और एक ही को सर्कल किया है, इनसर्कल किया है। नाउ दिस इनसर्कल मॉलिक्यूल जो एक ही है, नाउ दिस विल 1PGAL मूव फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस। हमारे पास एक ही PGAL जो 3PGAL है, कितने कार्बन्स का है? 3 कार्बन्स का है, वो चला जाएगा किसमें? फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। और बाकी 5 जो रह गए हैं वो इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है, दास्तान है। ये हम जब इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा है। इसको शॉर्ट भी किया है कि इनसे यहाँ पे जो 5PGAL है, 5PGAL के मॉलिक्यूल है, 3PGAL के मॉलिक्यूल है, इनसे इंटरमीडिएट्स बनेंगे। इंटरमीडिएट्स 4 कार्बन्स के होंगे, 5 6 7, दैट these are called intermediates। intermediates इस वजह से बोलेंगे क्योंकि ये भी स्टेबल नहीं है, इनसे न्यू मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होंगे। तो इसमें सबसे कम कार्बन का इसी पे एमसीक्यूज आया था कि या आते हैं इस पे कि केल्विन साइकिल में इंटरमीडिएट्स जो बनता है इसमें लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं? सो दैट इज द 4 कार्बन। मैक्सिमम इसमें 7 कार्बन होंगे। अब ये सब आपस में मिलके हमें इंच पे दे देते हैं 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज फास्फेट के। अभी तक राइबोलोज बिसफास्फेट्स नहीं है, दिस इज राइबोलोज फास्फेट। अभी तक इसी के साथ सिर्फ एक ही फास्फेट है और वो 5 कार्बन के साथ अटैच होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं 1 2 3 4 5,
So 1 2 3 4 5. So this is 5 carbon ketonic sugar, ribulose 5 phosphate, the actual name. अब हमारे पास एक्चुअल जो रिएक्शन जिस पे होता है दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो इसी के लिए भी एटीपीज चाहिए। क्या चाहिए? एटीपीज। ये सब एटीपी जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, और यहाँ पे ये सब आते हैं किससे? लाइट रिएक्शन से आते हैं। सो राइबोलोज जो फास्फेट है इसकी 3 मॉलिक्यूल्स है, इस वजह से एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी, सो 3 मॉलिक्यूल्स के लिए 3 एटीपी, सो इट बिकम राइबोलोज बिसफॉस्फेट। और जो हमारे पास लास्ट वाला फास्फेट आएगा वो कार्बन नंबर 5 पे अटैच हो जाएगा, सो इट बिकम राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो ये वाला स्टेप हमारे पास हुआ रीजनरेशन ऑफ RUBP। इसका ये 3rd नंबर स्टेप था। सो उमूमन क्वेश्चन आते हैं कि कहां से स्टार्ट होगा, कार्बन फिक्सेशन वाला कहां से स्टार्ट होगा, रिडक्शन वाला कहां से स्टार्ट होगा, एंड कहां पे होगा, रीजनरेशन कहां से स्टार्ट है, कहां पे एंड है, इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे भी आते हैं कि एक ही साइकिल्स में कितने इस्तेमाल होंगे। अब ये सब तो आपको समझ आ गई। अब मैं इन्हीं से कुछ और कैलकुलेशन यहाँ पे निकालता हूँ कि कितने कितने कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होंगे ग्लूकोज के लिए, कितने एटीपीज है, वो आपको आसानी के लिए एक टेबल दे देते हैं कि फिर आपको मेमोराइजेशन में आसानी हो। बस स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं है, इस वजह से इसको भी यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया। अब इसी के बाद इन्हीं से निकाल लेते हैं डिफरेंट कंक्लूजन। अच्छा, यहां पे टोटल Calvin cycles for 1 ग्लूकोज, तो वो होंगे 2। वाई? उसकी वजह है बिकॉज in 1 Calvin cycle only 1 molecule of 3-PGAL move for glucose या carbohydrate synthesis, as glucose is a 6 carbon molecule and 3-PGL या simply PGL, it's a 3 carbon molecule. That's why 2 molecule of 3-PGL use। आपको यहाँ पे समझा भी दिया। हमारे पास टोटल क्या होंगे डार्क रिएक्शंस के लिए, या डार्क रिएक्शन कितने होंगे फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। मेन एम्फेसिस पॉइंट है, इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज है यहाँ पे, बिकॉज इन 1 Calvin cycle only 1 molecule of 3-PGL move for ग्लूकोज सिंथेसिस। आप देखें यहाँ पे एक ही PGL मॉलिक्यूल चला गया है, किसके लिए? इस स्टेप में दिखाया भी है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे 1 molecule is move for ग्लूकोज सिंथेसिस। आप देखिए ग्लूकोज के लिए क्या चला गया? 1 PGL, और 1 PGL हमारे पास क्या है? दिस इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल और ग्लूकोज 6 कार्बन है, इस वजह से इसी के लिए फिर 2 PGL चाहिए, तो उसी के लिए एक और साइकिल होगा वहां पे। देयर विल बी अ नेक्स्ट साइकिल फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस। ठीक है, सो ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए एक न्यू डार्क रिएक्शंस होगी। वजह क्या है कि वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, सो दैट्स व्हाई देयर विल बी 2
molecule use of 3-PGL for the synthesis of 1 glucose molecule। ये इसकी मेन थीम है। इस वजह से इसके लिए एक ये साइकिल हुआ जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड 3 RUBP सब इस्तेमाल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और रिएक्शन भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब इनसे यहां पे अब स्टेप्स हो गए कि कितने स्टेप्स में होगा या कितने इसके लिए टोटल साइकिल्स होंगे। अब डार्क रिएक्शन में एक और आपको बताते हैं कि कंज्यूम आर यूज ऑफ सब्सटेंसेस फॉर 1 केल्विन साइकिल। पहले सिंपल करवाते हैं, इसके बाद केल्विन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड RUBP, ATPs NADPH। सो ये हमारे पास इस्तेमाल होंगी 3, ये भी 3 है, ये हमारे पास होंगे 9 और ये होंगे 6। अब इन्हीं से लिया है, ये कहीं ऑप्शन नहीं आया है। दिस इज टेकन फ्रॉम दिस। अब देखिए वहां पे एक ही केल्विन साइकिल में तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने इस्तेमाल हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स। RUBP कितने इस्तेमाल हो गए, 3 मॉलिक्यूल। इन्हीं से लिया है, ये मेमोराइजिंग स्टेप्स है मेन। ATPs कितने टोटल इस्तेमाल हुए एक ही केल्विन साइकिल में, आप देखिए 6 ATPs यहाँ पे इस्तेमाल हो गए हैं और 3 ATPs यहाँ पे इस्तेमाल हो गए हैं। सो 6 + 3 इट बिकम 9। और इन ADPH आप देखिए, इन ADPH रिडक्शन स्टेप में इस्तेमाल हो गए हैं और वो एक ही केल्विन साइकिल के लिए यहाँ पे क्या दिखाए हैं, 6 इन ADPH इस्तेमाल हो गए हैं। सो ये हमारे पास टोटल काउंट है कि एक ही केल्विन साइकिल्स में कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने RUBP, कितने ATPs और कितने NADPH इस्तेमाल होंगे। अब यहां पे नेक्स्ट कंज्यूम ऑफ सब्सटेंस में अब लिखता हूं किसके लिए, इसको आप जब सिंपली डबल करेंगे सो इट बिकम द फिगर, इसके डबल हो जाएंगे। मैं यहां पे नेक्स्ट सो कंज्यूम या यूजेस ऑफ सब्सटेंस फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी उसका डबल हुआ कि आपको आसानी हो। अब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब 2 केल्विन साइकिल। इसी के लिए टोटल कितने होंगे, मैंने पहले भी लिखा है 2 केल्विन साइकिल्स। तो इसी में सब इसका डबल होगा चूंकि 2 होंगे। सो कार्बन डाइऑक्साइड RUBP, ATPs NADPH। वहां पे हमने लिखी थी 3 यहां पे हो जाएंगे 6, डबल है, RUBP भी 6, ATPs हो जाएंगे 18 और NADPH हो जाएंगे 12। ये आपको शुरू में लिखा था यहाँ पे कि the 12 NADPH or 18 ATPs which are formed in the process of light reaction no use here in the process of dark reaction, इसी के लिए इस्तेमाल होंगे और उसकी टोटल काउंट भी यहाँ पे आपको दे दी। तो ये उम्मूमन इसी पे क्वेश्चन आते हैं कि कितने मॉलिक्यूल एक स्टेप के लिए, कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए। ये आपने मेन एम्फेसिस पॉइंट उसमें मेमोराइज करवाना है कि ग्लूकोज मांगा है कि 1 केल्विन साइकिल मांगा है, तो 1 केल्विन साइकिल के लिए भी दे दिया और ग्लूकोज के लिए भी दे दिया। ये तो हो गई कंजम्पशन। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, वो रिएक्शन ऊपर लिखा भी है और वो अब यहाँ पे आपको दिखाते भी है। अब इसके प्रोडक्ट्स, डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो हमारे पास आएंगे, 1 ग्लूकोज
and 6H2O इट्स द कंप्लीट। ठीक है, सो आपको पहले भी कहा है कि H2O कौन से स्टेप पे बनता है, व्हेन 1,3-PPGL चेंज टू 3PGL, जब रिडक्शन स्टेप होता है उसी स्टेप पे हमारे पास H2O भी बनता है। सो टोटल हमारे पास H2O मॉलिक्यूल बनेंगे इसमें, दैट विल बी द 6H2O मॉलिक्यूल। तो ये था हमारा पास अबाउट दी दैट इज द डार्क रिएक्शन, उसके हमारे पास ये कंप्लीट स्टेप्स